राहुल गांधी को शायद इस बात का वहम था कि वो भारत की जनता के खिलाफ कोई भी आरोप लगा देंगे और भारत की जनता की पैरवी करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के इस वहम को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और पूरा कांग्रेस कुनबा और विपक्ष हैरान रह गया ज्ञानेश कुमार को सुनकर। जब ज्ञानेश कुमार ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत की जनता पर और मेरे मतदाताओं पर आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते, आप उन्हें बिना सबूत के फर्जी नहीं कह सकते, तब विपक्ष को शायद एहसास हुआ कि जिन आरोपों के सहारे वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन आरोपों के जरिए उन्होंने अपने ही पैरों पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। और ज्ञानेश कुमार ने जिस लिहाज से अपने मतदाताओं का पक्ष रखा, इस पक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और क्यों किया है उसके कुछ कारण हैं। और 7 दिन का जो अल्टीमेटम ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को दे दिया है, एक बात तय हो गई है कि राहुल गांधी अब सिर्फ इस मसले पर राजनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। जनता को कनेक्ट करने की राहुल गांधी बदस्तूर कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मुझे आ जाए, समर्थन दे दे, बिहार से मिल जाए, बंगाल से मिल जाए। लेकिन चंद राजनेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा कोई भी राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन कैंपेनिंग राहुल गांधी ने शुरू की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। राहुल गांधी वीडियोस बना रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब वोट अधिकार यात्रा वोटर निकाल रहे हैं, उसमें भी राहुल गांधी के जो मैनेज्ड पूरी यात्रा में लोग आते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भरे रहते हैं, वो तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी ये जो जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो फिलहाल असफल हो गया है। इस बीच बीते दिन ज्ञानेश कुमार आते हैं। ज्ञानेश कुमार ने सीधे राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया। और यह अल्टीमेटम राहुल गांधी को इसलिए नहीं दिया गया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को यह अल्टीमेटम इसलिए भी नहीं दिया गया कि राहुल गांधी सरकार पर, भारत की सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बल्कि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम इस वजह से दिया क्योंकि राहुल गांधी भारत की जो मतदाता की संख्या है, भारत के जो मतदाता हैं, उनको कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। और इससे पता चलता है राहुल गांधी की मानसिकता, इससे पता चलती है जो इस वक्त भारत के विपक्ष की मानसिकता है। पहले इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा, 2019 की बात कर रहा हूं, चौकीदारी चोर है। इसके बाद उन्होंने जहां जहां भाजपा की सरकारें बनी उन्हें चोर कहने का सिलसिला शुरू किया। उदाहरण दे देता हूं, एनडीए की सरकार बनी महाराष्ट्र में, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार चोरी हो गई। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार अलग हुई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री करे, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार चोरी हो गई। जहां जहां इनके साथ जनता ने साइडलाइन किया, इनके अपने विधायकों ने इनका साथ छोड़ दिया, इन्होंने कह दिया कि हमारी सरकारें चोरी हो गई। तो पहले प्रधानमंत्री को चोर कहा, उसके बाद बात नहीं बनी, जनता ने नहीं सुना, तो फिर जहां जहां हार होने लगी वहां चोर कहना शुरू कर दिया। अब जब सब कुछ हो गया, अब बोले यार अब तो आपने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर राहुल गांधी कहने लगे कि मेरी अपनी पार्टी में चोर हैं। बड़ी हंसी वाली बात है। ये बात आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि राहुल गांधी पहले पीएम मोदी को चोर कहते हैं, फिर राहुल गांधी देश की तमाम संवैधानिक संस्थानों को चोर कहते हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सबको चोर कहा राहुल गांधी ने। इसके बाद राहुल गांधी ने किसे चोर कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो चोर हैं। फिर गुजरात चले गए राहुल गांधी, वहां पर राहुल गांधी कह डाले कि कांग्रेस के भीतर ही चोर हैं। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि हमारी पार्टी के लोग ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, यहां भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी करने लगे। अब जब राहुल गांधी और विपक्ष ने देखा कि अब बात कहीं से नहीं बन रही है, कसूरवार किसे ठहराया जाए अपनी खोती हुई इस सियासी विरासत के लिए, तो जिम्मेदार ठहराना और चोर ठहराना शुरू कर दिया भारत के मतदाताओं को। और यह बात पहली बार राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2021 में राहुल गांधी ने यह बात खुलकर कही थी, बस इतनी वहां पर कमी रह गई थी कि चोर शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने नहीं किया था। और ये बात राहुल गांधी ने कब कही थी? राहुल गांधी मुझे याद है कि कोयम्बटूर शायद गए थे वो, या माफ कीजिएगा केरल में गए थे। केरल के एक जिले में रैली कर रहे थे 2021 में, और वहां राहुल गांधी ये बात कहकर आए थे कि जो नॉर्थ इंडिया के मतदाता हैं वो राजनीति नहीं समझते हैं, जबकि जो साउथ इंडिया के मतदाता हैं वो राजनीति को अच्छे से समझते हैं, मुद्दों को समझते हैं। एक लिहाज से राहुल गांधी ने अपनी अमेठी में हुई हार का ठीकरा पूरे उत्तर भारत पर फोड़ दिया था।
और दक्षिण भारत में उनको जीत मिल गई थी, अल्पसंख्यक मतदाता है वहां पर आपके वायनाड में, तो उनको समर्थन मिल गया वामपंथियों का, अल्पसंख्यकों का, बढ़िया जीत हो गई थी। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ही योग्य हैं, अगर आप मुझे जिता रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं, अगर आप मुझे हरा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। ये राहुल गांधी की थ्योरी है। लेकिन अब क्या करेंगे? 7 दिन का समय है राहुल गांधी के पास। हलफनामा क्यों दायर नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी तमाम बातें कर रहे हैं। अब देखिए, यही है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का असली चेहरा कि इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन कर लिया, पूरे बिहार में आप ये यात्रा निकालेंगे, वोटर अधिकार, घूम रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं राहुल तेजस्वी, बिल्कुल जलसा। जैसे किसी के घर में शादी समारोह होता है या कोई समारोह होता है तो एक खुशियां आ जाती है, रौनक आ जाती है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये इवेंट्स होते हैं कि अब सत्ता में तो है नहीं तो क्या करें। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपने लिए इवेंट्स तैयार करता है। राहुल गांधी कार में जा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, उनके अपने कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, 2-1 फोटो शूट होंगे, कोई बुजुर्ग को ले आते हैं पैसे देकर, उससे कहलवाते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा करने एक मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पहुंच गए। इस तरह की टीआरपी लूटने की कोशिश होती है। जनता के मुद्दे कहीं नहीं पता। कुछ दिनों पहले ये पूरा विपक्ष वक्फ पर लामबंद था, क्योंकि तब बिहार में जो अल्पसंख्यक मतदाता थे उनको अपनी ओर आकर्षित करना था, तो वक्फ का मुद्दा उठाया। लेकिन देखा कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब ये मुद्दा मिल गया, लेकिन यहां फंस गए, क्योंकि आरोप भारत की जनता पर लगा गए राहुल गांधी, आरोप भारत के मतदाताओं पर लगा गए। ये आरोप ना तो नरेंद्र मोदी सरकार पर है, ना तो चुनाव आयोग पर है। भाई, अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने फर्जी मतदान किया, तो मतदान करने वाली तो देश की जनता होती है। चुनाव आयोग के कर्मचारी तो मतदान नहीं करते हैं, वैसे तो सब मतदान करते हैं, लेकिन जनता होती है ना, उनका पद तो नहीं देखा जाता है। तो आप तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया गया, बोला आपने कि आदित्य श्रीवास्तव फर्जी मतदान कर रहे हैं, आपने मिंता देवी को कह दिया। इस तरह राहुल गांधी भारत की जनता का अपमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक विदेशी ताकत आए, अमेरिका जैसे देश जो पहले से ही भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा खुद दब गए हैं। सीज फायर से लेकर टैरिफ के मसले पर भारत ने दिखा दिया कि भाई अमेरिका आप समझ लीजिए अब हम क्या है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई ब्रिटेन आए, ब्रिटेन से एक मानव अधिकार आए, फिर आपके अमेरिका से एक मानव अधिकार की टीम आए और वो कहे कि भारत में मतदाताओं के साथ उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है। इस तरह की कवायद राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अब आकर सवाल अड़ गया है हलफनामे पर। और देखिए, भारत जो है वो संविधान से चलता है, भारत जो है कानूनों से चलता है। यहां पर अगर आप किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते हैं, तो आप जो कहते हैं वो सुना जाता है, समझा जाता है। लेकिन जब बात कागजों में होती है तो आपको लिख कर देना होता है। आप एक छोटी सी चौकी में जाएंगे, थाने की एक छोटी सी चौकी होती है, और आपको एक शिकायत दर्ज करनी होती है, तो आपको लिख के देना होता है। क्योंकि कल को अगर आप अपनी जुबान से पलट जाएंगे तो हर जगह रिकॉर्डिंग्स नहीं होती हैं, हर जगह आपको वीडियो नहीं मिलते हैं। आपने अगर भारत की मतदाताओं पर, भारत की जनता पर आरोप लगाया है तो आपको लिखकर देना होगा, ताकि आपके आरोप जब निराधार पाए जाएं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो राहुल गांधी, ये माफी मांगने में तो राहुल गांधी माहिर हैं। वीर सावरकर के खिलाफ कहते हैं माफी मांगते हैं, सेना के खिलाफ कहते हैं माफी मांगते हैं, अपनी बातों से पलट जाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी को घेर लिया गया है। अगर आप भारत की मतदाताओं का अपमान, भारत के मतदाताओं की आप उनकी फर्जी वोटर्स कहेंगे, आप उनको चोर कहेंगे, तो आपको इसके लिए परिणाम भी भुगतने होंगे। और एक सवाल राहुल गांधी की पूरी टीम चुनाव आयोग से पूछ रही है, मोदी सरकार से पूछ रही है कि भाई हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का एक नेता आकर नहीं कह दे रहा कि चलिए मैं राहुल गांधी की ओर से हलफनामा दे देता हूं, क्योंकि हलफनामा दे दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई तय हो जाएगी। हलफनामा दे दिया तो आप अपने द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। और राहुल गांधी जानते हैं कि भाई कुछ दिन की ये मेरी राजनीति है, कुछ दिन मुझे ये मुद्दा उठाना है, बात बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो फिर कोई और मुद्दा उठाएंगे। अभी बिहार है, फिर बंगाल जाएंगे। इस तरह राहुल गांधी भारत की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन पहली बार कहते हैं ना
कि राहुल गांधी को लगता था कि भाई उनके खिलाफ कोई नेता बोल दे तो वो राजनीतिक है, ठीक है, वो बोलेगा ही, लेकिन कोई उनके खिलाफ संस्थान के जरिए या कोई संवैधानिक संस्था का प्रमुख नहीं बोल सकता है। राहुल गांधी को अपनी बादशाहत का एहसास था कि मैं बादशाह हूं, मैं किसी के खिलाफ भी बोलूंगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को उनकी हैसियत दिखा दी कि आप जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, आप जनता को सीधे कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। और मेरा जो दायित्व है, मैं मतदाताओं का संरक्षण करता हूं। मतदाता जो होते हैं वो चुनाव आयोग के कहलाते हैं। जब चुनावी घंटी, जब चुनावी बिगुल बज जाता है, ना तो वो मतदाता बीजेपी का रहता है, ना वो कांग्रेस का रहता है। सत्ताधारी पार्टी को भी चुनाव आयोग के सामने झुकना होता है, विपक्ष को भी चुनाव आयोग के सामने झुकना होता है, और मतदाताओं की हर शिकायत पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। मतदाताओं का संरक्षण करने का काम चुनाव आयोग करता है। और आज ज्ञानेश कुमार इस बात को जग जाहिर कर चुके हैं कि मतदाताओं के खिलाफ किसी तरह की चालबाजी नहीं चलेगी। राजनीति कीजिए, लेकिन आप मतदाताओं को अगर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी होगी। बिना जिम्मेदारी के आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। तो 7 दिन का इंतजार है। राहुल गांधी हलफनामे में कभी दस्तखत करने नहीं वाले हैं, ये बात तय है। पहले दिन से ही राहुल गांधी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि मैं जनता के सामने बोल चुका हूं, और उन्होंने तय कर दिया था कि एक चुनावी जुमले की तरह रहेगा। तो 7 दिन के बाद क्या होगा ये देखना होगा। क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़कर दूसरा मुद्दा लपकेंगे, या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो रही है उसमें जुट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो एक लाइन जो ज्ञानेश कुमार ने कह दी है वो पूरी तरह से विपक्ष को ध्वस्त कर देगी कि 7 दिन के भीतर अगर हलफनामा नहीं मिला तो आपके तमाम आरोपों को तथ्यहीन समझा जाएगा। अब ये छटपटाहट 7 दिनों की है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से उपाय ढूंढने में लगी हुई है, रास्ता ढूंढ रही है कि इन आरोपों के कटघरे से अब कैसे निकलें। राहुल भैया ने प्रेजेंटेशन तो तैयार कर दिया हमारे, अब फंस गए हैं, जस्टिफाइड कैसे करें इसे। तो 7 दिन का जो समय दिया है ज्ञानेश कुमार ने, वो राहुल की राजनीति के सबसे अहम 7 दिन होंगे, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने सीधे भारत की जनता को कटघरे में खड़ा किया है। और राहुल गांधी अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो जो राहुल गांधी का हाल पिछले 11 सालों में हुआ, हो सकता है 2029 में उससे भी बदतर स्थिति आने वाले चुनाव में देखने के लिए मिल सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।